हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनपीई 1986 को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने एनपीई 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एनआईओएस, नेशनल लिटरेसी मिशन और डाइट, इनके बारे में डिस्कशन किया है, इनके बारे में जाना है और आज हम उसके आगे की चर्चाएं स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एनपीई 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और अब तक हम लोगों ने इस पर पढ़ा क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है नवोदय विद्यालय पढ़ा हम लोगों ने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ा, नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में पढ़ा, डाइट के बारे में पढ़ा, एससीईआरटी के बारे में पढ़ा, एनआईओएस के बारे में पढ़ा। अब अगर हम इन पर बात करें तो अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें, डाइट की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, एनआईओएस के बारे में बात करें, तो ये कहीं ना कहीं किसी एक एजुकेशन से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें कि जैसे एनआईओएस है तो इसका संबंध है स्कूल एजुकेशन से, इसका संबंध स्कूल एजुकेशन से है, परंतु ओडीएल मोड पर है। जैसे इसका संबंध है एडल्ट एजुकेशन से, इसका संबंध स्कूल एजुकेशन से। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो मेजर कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के, वो कौन सा कंट्रीब्यूशन किस प्रकार की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की एक समग्र शिक्षा नीति है और उसने भारत की सभी प्रकार की शिक्षा के बारे में बात की है, चाहे वो विद्यालयी शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, दूरस्थ शिक्षा हो, अध्यापक शिक्षा हो। तो ये जो शिक्षा के विभिन्न आयाम है या डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन पर प्रकाश डाला गया है। तो अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय स्कूलिंग एजुकेशन से कनेक्टेड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का स्कूलिंग एजुकेशन से संबंध है क्योंकि प्राइमरी विद्यालयों में संसाधन उपलब्धता की बात की। नेशनल लिटरेसी मिशन की बात जो है वो प्रौढ़ शिक्षा से है। डाइट स्कूलिंग शिक्षा, स्कूलिंग एजुकेशन, एससीईआरटी स्कूलिंग एजुकेशन, एनआईओएस स्कूलिंग एजुकेशन, लेकिन ओडीएल मोड पर। तो इस बात का भी आपको ध्यान में जो है वो बराबर लेकर के चलना है कि पर्टिकुलर जो हम चीजें पढ़ रहे हैं या कोई उसका कोई एजेंसी पढ़ रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वो शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, ताकि हम ये एक कॉमन व्यू पॉइंट अपना क्रिएट कर पाए कि एनपीई 1986 ने शिक्षा के किन किन डायमेंशंस पर अपने रिकमेंडेशंस की थी या कर रखी हैं। तो सारी शिक्षा पर है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा के भवन पहलू है। अध्यापक शिक्षा भी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, टेक्निकल एजुकेशन हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, वोकेशनल एजुकेशन हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, एनवायरमेंट एजुकेशन अभी नहीं डिस्कस किया। तो धीरे धीरे उस पर हम आगे चलते हैं। तो एनआईओएस लास्ट क्लास पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और एनआईओएस क्या है? ओडीएल मोड पर स्कूलिंग एजुकेशन को संचालित करने वाला एक नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। आज हम लोग चर्चा करते हैं एक अलग कार्यक्रम की जिसका नाम है महिला समाख्या कार्यक्रम। महिला समाख्या। अब महिला समाख्या
प्रोग्राम क्या है, तो पहली बात इसमें आपको ध्यान में रखना है कि रिकमेंडेड बाय, इसको रिकमेंड किसने किया? पहली चीज एनपीई 1986, क्योंकि उसके अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। दूसरा, स्टार्टेड इन 1988। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि महिला समाख्या प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ। अब तीसरी बात, इसका संबंध किससे है? इसका भी संबंध किससे है? एडल्ट एजुकेशन से है। नेशनल लिटरेसी मिशन भी एडल्ट एजुकेशन से है, लेकिन एनपीई 1986 का जो महिला समाख्या कार्यक्रम है, ये भी जो है वो प्रौढ़ शिक्षा से ही संबंधित है, लेकिन स्पेशली इसमें जो है वो संबंध है ये वुमेन से रिलेटेड है। ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से महिला प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। अब इसका मोटो क्या था, या इसका फोकस पॉइंट क्या था, या इसका मोटो उद्देश्य क्या था? इस महिला समाख्या कार्यक्रम का मोटो था एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर रूरल एरिया, रूरल एरियाज स्पेशली socially and economically marginal या marginalized groups, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता था। महिला समाख्या कार्यक्रम जो है वो एक तरीके से प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, लेकिन ये महिला प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। और इसके लिए ये किसके लिए चलाया गया था? वुमेन एम्पावर या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट फॉर द रूरल एरिया, स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अर्थात जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था। मार्जिन शब्द का मतलब आप समझते हैं, जो हाशिया होता है, जैसे हम पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब जो हाशिए पर है, किनारे पर, अर्थात समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, और ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं को इसमें आर्थिक जो है सबलता, उनको तमाम तरह की जो है वो आर्थिक सहायता और शैक्षिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज की मुख्य धारा से कटी हुई थी या हाशिए पर थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है, तो आप कहेंगे कि महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया एक कार्यक्रम था, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर केंद्रित था। और अगर इसका जुड़ाव शिक्षा से देखा जाए तो ये कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन का एक पार्ट है। तो अगर हम 1986 की शिक्षा नीति में एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन या जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था वो था, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयास थे। और फिर दूसरा कार्यक्रम जो था वो महिला समाख्या है। नेशनल लिटरेसी मिशन भी 1988 में प्रारंभ किया गया था और महिला समाख्या कार्यक्रम भी 1988 में ही लॉन्च हुआ था। एनएलएम में मेल और फीमेल दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, दोनों पर वो फोकस्ड था। महिला समाख्या, चूंकि महिला नाम इसमें जुड़ा हुआ है, इससे एक चीज क्लियर है कि स्पेशली वुमेन्स के लिए था और वुमेन्स एम्पावरमेंट रूरल एरियाज के वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए किया गया था, जो स्पेशली सोशली और इकोनॉमिकली जो था वो समाज की मुख्य धारा से या समाज के हाशिए पर जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके अंतर्गत तमाम तरह के उनको तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण और उनको अपना स्वरोजगार संचालित करने के लिए तमाम तरह की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती थी।
तो महिला समाख्या कार्यक्रम ही एक बहुत बड़ा एक स्टेप था। वो एडल्ट एजुकेशन के संदर्भ में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की एडल्ट एजुकेशन के संदर्भ में, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन या गर्ल्स एजुकेशन के रेफरेंस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और एलिमेंट है यहाँ पर, एनटीए की बात करते हैं, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? भारत की एक संवैधानिक या एक तरीके से स्टैट्यूटरी नोडल एग्जामिनेशन एजेंसी है। और इसकी जो स्थापना हुई, इसका एस्टैब्लिशमेंट किसके, यानी पहली बात तो उसको ध्यान में रखना है कि एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा इसका हुआ? एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2017 में, यानी इसकी स्थापना या इसका फाउंडेशन हुआ 2017 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है नोएडा में, नोएडा यूपी में। लेकिन इसको प्रपोज किसने किया था? कई दफा अभी हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर हम बात करें कि रिकमेंडेशन किसने की थी, राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा नियामक संस्था होनी चाहिए, यानी जिसका काम अखिल भारतीय स्तर पर जो तमाम शैक्षिक परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आईआईटी की परीक्षा हो, चाहे वो मेडिकल या नीट की परीक्षा हो, या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या सीएसआईआर नेट की परीक्षा हो, तो जो राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए एक केंद्रीय जो है वो एजेंसी या एक नोडल एजेंसी बनाने की बात कही गई थी। क्योंकि परीक्षा कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो समय से परिणाम घोषित करना हो या समय से परीक्षा का आयोजन कराना हो, आदि आदि। क्योंकि पहले हम सभी जानते हैं कि पहले जब नेट की परीक्षाएं होती थी या दूसरे अन्य परीक्षाएं होती थी, तो परिणाम आने में कई महीने लग जाते थे और विद्यार्थी अगला फॉर्म भर के अगली परीक्षा में जो है वो अपीयर होने वाला होता था, तब उसकी पूर्व परीक्षा का परिणाम या उसके आंसर की आती थी। तो वो जो एक शिथिलता थी परीक्षा आयोजन और परिणाम की घोषणा में, उस शिथिलता को दूर करने के लिए और एक पारदर्शिता बनाने के लिए और एक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ही भारत में एक केंद्रीय परीक्षा नियामक संस्था या एक नोडल एग्जामिनेशन एजेंसी के एस्टैब्लिशमेंट की जो है वो सिफारिश की थी। लेकिन काफी समय लगा, लगभग 25 वर्ष बाद जो है वो एक संकल्पना जो है वो साकार हुई और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है वो प्रस्तावित एक केंद्रीय एग्जामिनेशन नोडल एजेंसी बनी। तो पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना है कि एनटीए है क्या। एनटीए क्या है? भारत की एक सांविधिक केंद्रीय परीक्षा नियामक संस्था है जो राष्ट्रीय महत्व की शैक्षिक परीक्षाओं का आयोजन करवाती है और परिणाम घोषित करती है। दूसरी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2017 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो हैं विनीत जोशी, जो सीबीएसई के पूर्व डायरेक्टर हैं और उनका 5 वर्ष का कार्यकाल है। बहुत सी बातें अभी चूंकि हम लोग हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो पहला पार्ट था कमीशन एंड पॉलिसीज पढ़ रहे हैं और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो जब हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में आएंगे तो वहां पर एनटीए के बारे में दोबारा पढ़ेंगे कि एनटीए क्या क्या कराता है और कब है। तो यहाँ पर केवल चर्चा अभी हम पर्टिकुलर एनटीए की नहीं करना है, केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बाकी जब हम इंस्टीट्यूशंस पर आएंगे तो वहां पर एनटीए की दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन एनटीए
की जो का जो सूत्रधार है या एनडीए के मूल में जो एक शिक्षा नीति है वो है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो एनडीए के रूप में भी अब एनडीए का अगर हम शिक्षा से जोड़ा जाए तो ये परीक्षा सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत है। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने परीक्षा सुधार से संबंधित भी तमाम बातें बताई थी, तो उसी में एनडीए के गठन की बात की गई थी। लेकिन अब परीक्षा सुधार या एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या केवल एक नोडल एजेंसी बनाने के बारे में ही बात की थी? नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने बात कही थी। जैसे सीसीई की अवधारणा या कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात उन्होंने की थी। तो कुछ और भी चीजें इसके साथ जोड़ लेते हैं। एनडीए के बाद चूंकि ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट के बारे में तो पहला तो उन्होंने एनडीए के बारे में बात की। दूसरी बात उनकी थी सीसीई के बारे में, यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन का एक कॉम्बो पैक है, जिसमें से 40% ये होता है और 60% हमारा सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव इवैल्यूएशन को मर्ज करके ही सीसी का जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया। आगे हम सीसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा उन्होंने सुधार की बात की, अंकों के स्थान पर ग्रेड की बात की थी। तो कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया कि परीक्षा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम की अवधारणा को किसने जो है वो प्रपोज किया था या प्रस्तावित किया था? तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। चौथी बात यहाँ पर कि परीक्षा के अंतर्गत जो बाह्य परीक्षक होते हैं उसकी जगह जो है वो संस्थागत मूल्यांकन या इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन की बात की है, क्योंकि उनका कहना था, इस समिति का मानना था कि जब विद्यार्थी का मूल्यांकन कोई बाह्य व्यक्ति करता है तो वो उस विद्यार्थी को उतनी बेहतर तरीके से नहीं जानता जितना कि संस्थागत शिक्षक उसको जानते हैं। तो दूसरा एक अंतिम सुधार उनका ये था कि बाह्य मूल्यांकन की अपेक्षा संस्थागत मूल्यांकन होना चाहिए। और तीसरा जो है वो आंतरिक मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन को ही हम आंतरिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं या इंटरनल असेसमेंट कह सकते हैं। तो परीक्षा सुधार के अंतर्गत ये सारी बातें थी। सीसीई का अगर आपसे पूछा गया, हालांकि सीसीई की जो अवधारणा थी वो सीबीएसई द्वारा जो है वो 2009-10 में लागू की गई पहली दफा, सीबीएसई ने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रपोज किया था भारत में सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको लागू किया 6 से 12 तक, और वो भी 2009 में लागू किया, 2009-10 में। लेकिन सीसीई की का जो है वो कॉन्सेप्ट जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही दे दिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण कि अंकों के स्थान पर ग्रेड दिया जाए, इसकी वकालत भी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुई। और एक्सटर्नल की जगह इंटरनल इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी को भी लागू करने की वकालत एनपी 1986 के द्वारा ही की गई। तो ये था हमारा परीक्षा सुधार के अंतर्गत जो सुझाव थे या जो रिकमेंडेशन थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आरसीआई। आरसीआई इसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और हिंदी में बोलते हैं इसको
भारतीय पुनर्वास परिषद। अब भारतीय पुनर्वास परिषद का काम क्या है, या रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है, ये है क्या? पहली चीज तो ध्यान नहीं रखना है कि इस फाउंडर कब हुआ या फाउंडेड कब हुई। फाउंडेड 1987 में। अब ये है क्या, आरसीआई है क्या, भारतीय पुनर्वास परिषद है क्या? ये है एपेक्स बॉडी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो विशिष्ट शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा का मतलब है कि जो विकलांगों की शिक्षा है या दिव्यांगों की शिक्षा है, वो शिक्षा की जो सर्वोच्च संस्था है, जो उसकी एपेक्स बॉडी है, वो है आरसीआई। अर्थात स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी विश्वविद्यालय हैं, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी नॉर्म्स हैं, मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कोर्सेज हैं, सिलेबस है, करिकुलम है, प्रोग्राम है, उन सबको डिजाइन करना, उनको मॉनिटर करना, उनको रिकॉग्नाइज्ड करना, उनको सर्टिफाइड करना, उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट देना, तमाम चीजें जो है वो आरसीआई के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात जितने भी विकलांग विश्वविद्यालय हैं, पुनर्वास विश्वविद्यालय हैं, डफ, ब्लाइंड, हैंडीकैप, तमाम तरह के जिनके लिए हम दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनसे संबंधित भारत में जो पूरी शिक्षा है, उस पूरी शिक्षा की जो केंद्रीय नियामक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधान संसद में पारित कानून से बनी हुई है, वो है आरसीआई। और तो आरसीआई है क्या? आरसीआई है एपेक्स बॉडी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया, और जिसकी स्थापना हुई 1987 में। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए भी 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें प्रावधान किए गए थे, और इसकी स्थापना जो है वो 1987 में हुई। 1991 में इसमें 2-3 ईयर आपको ध्यान में रखने, 1991 में उसको संसद में मान्यता दी गई, और फिर 1992 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। और तमाम इसके एपेक्स जो है 8 संस्थाएं हैं, और भारत में पूरी जितने भी विश्वविद्यालय उनको मान्यता देना, इसके तमाम कार्य प्रणाली है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम जो है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आरसीआई का जो प्रपोजल था कि इस तरह की एक संस्था बनाई जाए जो विशिष्ट शिक्षा की नियामक संस्था हो, जो उसका रेगुलेशन करे, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, उसका प्रशासन और प्रबंधन करे। तो इस तरह की जो एक अपेक्स बॉडी है या जो सर्वोच्च संस्था है वो आरसीआई है, और इसके गठन का सुझाव जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनपी 1986 के द्वारा ही दिया गया था। तो अभी गाइस एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे हम वो एनटीए के बारे में पढ़ रहे हों, चाहे वो हम आरसीआई के बारे में पढ़ रहे हों, या अभी और आगे तमाम चीजें हैं, एआईसीटीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, डीईडी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तमाम चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बाकी इनको हम इस टॉपिक के जो नेक्स्ट फेज होगा, जब हम कमीशन और पॉलिसीज को कंप्लीट कर चुके होंगे, और जब हम भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर इनको हम फिर से एक बार डीपली लेंगे। वहां पर इसके सारे पॉइंट्स, इसके पर्पज क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके कुछ नॉर्म्स क्या है, उनके बारे में हम लोग चर्चा वहां पर करेंगे। तो अभी केवल हम ये केवल चर्चा कर रहे हैं कि ये है क्या और इनका संबंध कहां से है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा के किस क्षेत्र से ये संस्थाएं संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नैक के बारे में बात करते हैं। नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल।
अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद। तो अब नैक क्या है, ये नाम आपने भी कई दफा सुना होगा, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद। पहली चीज इसको आपको ध्यान में रखना है कि फाउंडेड इन 1994 और जो इसका हेड ऑफिस है वो है बैंगलोर। तो साउथ इंडिया में इसका हेड ऑफिस है, बैंगलोर में इसका मुख्यालय है। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, कभी स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जाता है। अब इसका काम क्या है, ये है क्या? चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इंस्पेक्शन, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, शैक्षिक संस्थाओं में जो गुणवत्ता है या उनमें जो उनका मूल्यांकन है या निरीक्षण है, जिसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं, इंस्टीट्यूशन इंस्पेक्शन कहते हैं, उसके बारे में भी रिकमेंडेशन इसने की थी। तो उन्होंने कहा था कि भारत में जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वो उनकी गुणवत्ता का जो है वो मूल्यांकन नहीं हो पाता या उनका आकलन नहीं हो पाता कि वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कहना था कि भारत सरकार को एक ऐसी एक संस्था या एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनका आकलन करे, उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करे। तो ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस इवैल्यूएशन की एजेंसी है। तो ये क्या है, भारत में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की एक जो है इंस्पेक्शन बॉडी है, इवोल्यूशनरी बॉडी है, इवैल्यूएशन बॉडी है, एक मूल्यांकनकारी संस्था है और ये ग्रेड देती है। हालांकि ये एक तरीके से एक यूजीसी के अंडर काम करती है और इसकी जो पेरेंटल बॉडी है या इसकी जो अभिभावक संस्था है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो नैक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक सहायक संस्था है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं होती हैं उन शैक्षिक संस्थाओं में जा करके निरीक्षण करके उनकी गुणवत्ता का आकलन करती है। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि पहले ये नैक जो था वो 3 ग्रेड देती थी या 3 ABC ग्रेड देती थी, आजकल ये 8 ग्रेड देने लगी है, A++, A+, B++, B+B, C एंड D, और उसको CGPA स्कोर कैलकुलेट करती है। एक पीयर टीम जाती है जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के जो है वाइस चांसलर और एक्सपर्ट्स होते हैं और वो जाकर के इंस्टीट्यूशंस का कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में विजिट करती है 3 से 4 दिन और फिर वहां से आंकड़े लेकर के ग्रेडिंग करती है। और वो जो ग्रेडिंग होती है वो 5 ईयर के लिए सर्टिफिकेट इशू करती है और उसी ग्रेड के आधार पर ही यूजीसी फिर उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की फंडिंग करता है या उसको ग्रांट्स रिलीज करता है। तो यूजीसी चूंकि शैक्षिक संस्थाओं को इकोनॉमिकल सपोर्ट करती है अनुदान के रूप में, तो वो अनुदान कितना दिया जाए उस अनुदान के लिए यूजीसी नैक के माध्यम से जो है वो मूल्यांकन करवाती है संस्था को, और फिर जिस संस्था को जिस तरह की ग्रेड मिली होती है उस परिप्रेक्ष्य में ही उस संस्था को अनुदान दिया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, बी ग्रेड कब मिलता है, B+ कब मिलता है, A++ कब मिलता है, इसकी चर्चा जब हम नैक को वापस शैक्षिक संस्थाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो नैक है, नैक के गठन के बारे में भी MP 1986 ही रिस्पॉन्सिबल है। और नैक का प्रपोजल किस रेफरेंस में उन्होंने दिया था? उन्होंने दिया था इंस्टीट्यूशंस इंस्पेक्शन। तो इसका संबंध किससे है? इंस्टीट्यूशंस इंस्पेक्शन से है। अब बाद में ये बात यहाँ पर ये आती है कि क्या भारत में इंस्टीट्यूशनल इंस्पेक्शंस के लिए केवल नैक ही एक संस्था है? तो नहीं, एक और भी संस्था है NBA, जिसे हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन कहते हैं। और जो जितने भी टेक्निकल या जो AICTC से जैसे UGC से जो रिकॉग्नाइज्ड संस्थाएं होती हैं, तो जो नैक है
उसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो है यूजीसी। तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त जितनी संस्थाएं होती हैं उनको तो NAAC इवैल्यूएट करती है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की जो अपेक्स बॉडी है वो है AICTCE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और AICTC यानी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, जितने भी आर्किटेक्चर के कॉलेज होते हैं, जितने भी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज, जितना भी टेक्निकल एजुकेशन है, और चूंकि भारत में टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत केवल इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट एजुकेशन भी है, कंप्यूटर एजुकेशन भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन भी है, आर्किटेक्चर एजुकेशन भी है, फार्मेसी एजुकेशन भी है, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म भी है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये भारत में सब तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। और इन तकनीकी शिक्षा जो है शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनकी जो नियामक संस्था है या अपेक्स बॉडी है वो है AICTCE। और इससे संबंधित जितनी संस्थाएं होती हैं उनका जब आकलन करने की बात आती है तो उनका आकलन करता है NBA अर्थात नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। तो NBA और NAAC दोनों लगभग एक जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन NBA का गठन बाद में होता है और कब हुआ उसकी चर्चा जब हम आगे संस्थाओं का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जिस तरीके का कार्य जो NAAC करती है उसी तरीके का कार्य NBA भी करता है। लेकिन NBA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या NBA की जो पेरेंटल बॉडी है वो है AICTC और NAAC की जो पेरेंटल बॉडी है वो है UGC। तो UGC से संबंधित संस्थाओं का जो रेटिंग है या उनका जो क्वालिटी असेसमेंट है वो NAAC करती है। AICTC से जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्थाएं होती हैं उनकी जो रेटिंग करता है, उनकी जो ग्रेडिंग करता है वो NBA करता है। और ये जो दोनों ये जो चीजें निकल करके आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ये किस परिप्रेक्ष्य में है? ये संस्थागत मूल्यांकन के क्षेत्र में है, या इसको हम कह सकते हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में ये सजेशन निकल करके आता है। तो ये पूरा जो ये जो रिकमेंडेशन है ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से है और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशनल इंस्पेक्शन से संबंधित ये चीज है NAAC। तो यहाँ पर आपको न केवल उसके बारे में जानना है बल्कि उसका जो एरिया है और किस पर्टिकुलर सेक्टर से वो चीज रिकमेंडेड है इस चीज को भी आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता है और फिर हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसलिए हम इसको जो है वो चर्चा उसके आगे पीछे की भी करके चल रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो NAAC के बाद एक और संस्था के बारे में बात करते हैं और वो संस्था है अभी जैसे हमने चर्चा की AICTC के बारे में। AICTE इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो अगर हम AICTC के बारे में बात करते हैं तो AICTE का जो गठन हुआ था वो एक्चुअल में 1945 में हुआ था। तो ये जो संस्था बनी, पहली चीज फाउंडेड इन 1949, बट तब ये क्या थी? एज एडवाइजरी बॉडी थी, केवल एक सलाहकार संस्था के रूप में काम करती थी भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन 1987 में इसको एक ऑटोनोमस एजेंसी बनाया गया, ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया गया टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में।
और 1987 में चूंकि प्रपोजल किसने दिया इसको, एक स्वायत्त संस्था बनाने का प्रपोजल दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो हालांकि ये एक सलाहकार संस्था के रूप में, एक सलाहकार जो है निकाय के रूप में 1945 यानी भारत में स्वतंत्रता से पहले ही काम करने लगी थी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अब यहाँ पर बात तकनीकी शिक्षा की आई है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत में जो तकनीकी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ है वो है 1937-38 में वुड एबॉट जो समिति थी अंग्रेजों के समय, वुड एबॉट। तो जो एबॉट हैं उनको ही भारत में तकनीकी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो एबॉट जो 1937-38 में समिति बनी थी उसने भारत में तकनीकी शिक्षा का जो है वो तकनीकी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया और इसीलिए एबॉट को भारत में तकनीकी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता था। तो वुड एबॉट ने जब तकनीकी शिक्षा की शुरुआत की और तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्थाएं ओपन हुई, पॉलिटेक्निक 1941 में खोली गई, 1950 में भारत की पहली आईआईटी ओपन की गई, आईआईटी रुड़की। तो वो जो था वो फेज तकनीकी शिक्षा का था। तो 1945 में तकनीकी शिक्षा के लिए भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है। हालांकि उसका नाम तब AICTC नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भी ऐसे तकनीकी शिक्षा का विकास तो होता गया, तमाम IITs ओपन होती गई, लेकिन तकनीकी शिक्षा के लिए एक बॉडी नहीं थी, एक कोई तब वो UGC के अंतर्गत ही तकनीकी शिक्षा भी काम करती थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तकनीकी शिक्षा को जो हमारे विश्वविद्यालय या जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन उससे आइसोलेट किया, अलग किया और कहा कि तकनीकी शिक्षा के लिए एक एपेक्स बॉडी, एक ऑटोनोमस जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, एक स्वायत्त सांविधिक संस्था बनाई जाए। तो फिर 1987 में संसद में कानून बनाया जाता है और उस संसद में बनाए गए उस कानून के माध्यम से जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसको हम एक स्वायत्त सांविधिक संस्था का दर्जा प्रदान करते हैं और फिर 1988 से यह संस्था अपने वर्तमान स्वरूप में कार्य करने लगती है। तो अब इतनी सब चर्चा करने के बाद एक चीज जान लेना जरूरी है कि AICTE एक्चुअल में है क्या। तो AICTE है क्या, ये है एपेक्स बॉडी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। इस बात को ध्यान में रखना है। तो भारत में जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च जो संस्था है वो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर एक स्वायत्त सांविधिक संस्था के बारे में के रूप में जो है प्रतिस्थापित हुई। और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत केवल ध्यान रखिएगा, केवल प्राविधिक शिक्षा नहीं है जिसे आप इंजीनियरिंग एजुकेशन कहते हैं। तकनीकी शिक्षा के अंदर प्राविधिक शिक्षा भी है, प्रबंधकीय शिक्षा भी है, आर्किटेक्चर एजुकेशन भी है, फार्मेसी भी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT एजुकेशन भी जिसे आप MCA BCA कहते हैं वो भी है, MBA भी है, BArch भी है और होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के कोर्सेज भी हैं। तो ये पूरी की पूरी एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन है। और अभी चर्चा हमने की थी टेक्निकल एजुकेशन के जो संस्थान होते हैं उनका जो इंस्पेक्शन करती है वो NAC नहीं करती, वो NBA करती है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात ये आती है कि ये जो AICTC का ये जो रिकमेंडेशन था NPA का, ये किस शिक्षा से संबंधित है। तो ये संबंधित है तकनीकी शिक्षा से। तकनीकी शिक्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तकनीकी शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान, क्या सुझाव दिए, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तकनीकी शिक्षा के बारे में AICTC के गठन का या उसके विस्तार का या उसको और अधिक अधिकार दिए जाने का सुझाव दिया। दूसरा, क्या तकनीकी शिक्षा के बारे में केवल AICTC के बारे में बात की गई? नहीं। अभी हम लोगों ने जब समरी स्टार्टिंग में लिखा था तो उसमें कंप्यूटर एजुकेशन को भी लिखा था हम लोगों ने। चूंकि ये जो शिक्षा नीति है ये राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में आई थी और उन्होंने इसको लागू करवाया था। और हम सभी जानते हैं कि भारत में जब हम कंप्यूटर एजुकेशन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो राजीव गांधी जी को ही जाता है। जो IT रेवोल्यूशन आया, भारत में कंप्यूटर क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति को लाने वाले या कंप्यूटर शिक्षा को लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो राजीव गांधी जी हैं।
तो कंप्यूटर शिक्षा की बात में भी यानी स्कूल लेवल पर, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर जो है वो कंप्यूटर शिक्षा लागू की गई भारत में पहली बार। तो तकनीकी शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो AICTE के साथ साथ एक दूसरी चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, और वो होगा कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल लेवल। तो विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा दी जाने के बारे में जो है वो सुझाव दिया गया था, और फिर 88-89 से जो है भारत में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर 9th 10th और 11th 12th पर भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। कंप्यूटर को भी पाठचर्या का एक अभिन्न अंग बनाया गया। तो तकनीकी शिक्षा के बारे में जब बात की जाएगी, जैसे दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात की तो नेशनल लिटरेसी मिशन और महिला समाख्या की बात आती है। इसी प्रकार जब तकनीकी शिक्षा की बात आए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में, तो आप AICTE के बारे में बात करें और साथ ही बात करें कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में स्कूलिंग लेवल पर या सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर, और ना केवल एजुकेशन के बारे में बल्कि वहाँ संसाधन उपलब्ध भी कराए गए। एक क्लास नामक जो है वो ऑपरेशन भी चलाया गया कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर के, टीचर रिक्रूट किए गए, रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए। तो तमाम तरह के प्रावधान जो है वो प्रारंभ हुए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद। तो कंप्यूटर एजुकेशन हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक और संस्था के बारे में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ही संदर्भ में, और वो संस्था है DEB। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। या इसको हम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो कहते हैं। तो अब दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात होने जा रही है, और विशेष रूप से हायर एजुकेशन। ये है क्या एक्चुअल में, DEB है क्या? पहली चीज तो ये जान लीजिए, एपेक्स बॉडी ऑफ ODL इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में जो ODL है यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, यानी खुली एवं मुक्त जो शिक्षा है उसकी उच्च शिक्षा पर, क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन पर अभी यहीं पर एपेक्स बॉडी ऑफ ODL इन स्कूल एजुकेशन की इन इंडिया, तब NIOS का नाम आया था जो हम लोगों ने भी पढ़ा। लेकिन अगर एपेक्स बॉडी ऑफ ODL इन हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात की जाती है तो वहां पर DEB या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का नाम आता है। अब ये है क्या, इसका जो फाउंडेशन हुआ है, जो स्थापना हुई वो हुई फाउंडेड इन 1991 बाय इग्नू एक्ट 1985। तो जो इग्नू अधिनियम 1985 था उसके माध्यम से इसकी जो स्थापना थी वो 1991 में हुई, और इसका जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ 1992 से। अब एक चीज यहां पर, पहले जो इसका नाम था वो था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल या DEC था। 2013 में रिनेम्ड, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन 2013 renamed DEC as a DEB, और ये भी क्या है UGC की एक
एडवाइजरी बॉडी है, उसकी एक सहायक संस्था है दूरस्थ शिक्षा के बारे में, यानी इसकी भी जो पैरेंटल बॉडी है वो यूजीसी है, क्योंकि हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो पहले यानी 1991 से लेकर के 2013 तक इसको हम दूरस्थ शिक्षा परिषद के नाम से जानते थे, क्योंकि तब ये क्या थी, यूजीसी के अंडर में काम नहीं करती थी, एक यूजीसी से बाहर स्वतंत्र रूप से काम करती थी। लेकिन आज भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन इसकी जो पैरेंटल बॉडी है वो पैरेंटल बॉडी है यूजीसी। तो इसीलिए अब इसको ब्यूरो कहने जाने लगा 2013 के बाद। तो 2013 के बाद डीईसी को डीईबी कर दिया गया और इसको क्या था, यूजीसी के साथ अटैच कर दिया गया डीईबी को। तो इसीलिए इसको काउंसिल की जगह अब ब्यूरो के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत में दूरस्थ शिक्षा के चाहे वो पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित चाहे संस्थाओं को मान्यता देना हो, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित चाहे शिक्षकों के मानकों का निर्धारीकरण हो, या किसी भी तरीके का दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कोई भी डिसीजन मेकिंग है या कोई भी पॉलिसी मेकिंग है या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है, तो वो डीईबी के द्वारा ही मॉनिटर और एग्जीक्यूट और डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा जब हम संस्थानों के गठन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी होगी। तो डीईबी की भी स्थापना हुई। अब डीईबी का संबंध किससे, यानी इसने ये जो सुझाव था वो दूरस्थ शिक्षा के बारे में था। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में अगर दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान देखे जाएं तो उन्होंने दूरस्थ शिक्षा के बारे में जो सुझाव था वो विद्यालय स्तर पर भी दिए और उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर भी दिए। अगर हम स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बात करें तो वहां पर उन्होंने एनआईओएस के गठन की बात की और एनआईओएस को बना करके ओडीएल मोड पर स्कूलिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की। और अगर हम हायर लेवल पर बात करें तो उन्होंने डीईसी या जिसे हम आज डीईबी के नाम से कहते हैं, इसको गठित करके हायर लेवल पर ओडीएल को प्रमोट करने की कोशिश की। तो इससे एक चीज निकल करके आई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो योगदान है वो भारत की दूरस्थ शिक्षा के बारे में बहुत बड़ा है, क्योंकि जो भारत में दूरस्थ शिक्षा की जो एपेक्स बॉडी है, चाहे वो विद्यालय से स्कूलिंग एजुकेशन के लेवल पर हो चाहे वो हायर एजुकेशन के लेवल पर, दोनों ही स्तरों पर जो सर्वोच्च संस्था है, नियामक संस्थाएं हैं, वो दोनों ही स्तरों पर सर्वोच्च नियामक संस्थाओं का जो उद्भव हुआ है या जिनका प्रादुर्भाव हुआ है वो एनपीए 1986 के रिकमेंडेशंस पर ही हुआ है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बहुत जो है बहुत क्रांतिकारी सुझाव थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। तो डीईबी के बाद एक और हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर इसके सुझावों के संदर्भ में। एक महत्वपूर्ण सुझाव इनका था डिग्री आइसोलेशन का। डिग्री आइसोलेशन फ्रॉम सर्विस, यानी सेवा से उपाधि का लगाव, इसको हम कह सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम जो है वो बात समझने जा रहे हैं कि आइसोलेशन, डिग्री आइसोलेशन या आइसोलेशन ऑफ डिग्री फ्रॉम सर्विस या आइसोलेशन ऑफ डिग्री फ्रॉम सर्विस या उपाधि या सेवा से डिग्री का अलगाव या पृथक्करण भी हम कह सकते हैं। तो सेवा से उपाधि का अलगाव, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत समस्या होती है इस क्वेश्चन के जवाब देने में स्टूडेंट्स को। तो सेवा से उपाधि का अलगाव का मतलब क्या है? देखिए, भारत में जब हम जॉब की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम डिग्री की डिमांड करते हैं और पहले किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पोस्ट के लिए डिग्री का होना बहुत जरूरी होता था। और आप जानते हैं कि डिग्री का मतलब, डिग्री तो आपको स्नातक स्तर से ही मिलती है, इंटर की कोई डिग्री नहीं होती।
हाई स्कूल की कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई उपाधि नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये था कि पहले जो था वो कम से कम यानी जो हाई स्कूल या इंटर पास लोग होते थे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो कम से कम स्नातक हुआ करती थी। बात समझ में आ रही? तो इसने कहा कि सेवा क्षेत्र के लिए उपाधि का होना जरूरी नहीं है। आप देखें कि आजकल बहुत सारी जॉब जो हैं आपको वो हाई स्कूल और इंटर लेवल पर मिलने लगी। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है कि भाई वहां पर MBBS की डिग्री होना जरूरी है। अध्यापक शिक्षा, अध्यापक सेवा का क्षेत्र है कि वहां पर BEd या BTC या MEd का होना आवश्यक है। अगर हम बात करें वकालत या कानून के क्षेत्र में तो वहां पर भाई आपके पास LLB होना आवश्यक है। तो कुछ विशेष सेवा क्षेत्र को आप छोड़ दें, जिसमें से आपका चिकित्सा सेवा हो सकती है, आपका जो है अध्यापक सेवा हो सकती है, आपका कानून सेवा हो सकती है। तो इस तरह के कुछ प्रोफेशन या कुछ सर्विस सेक्टर्स को आप छोड़ दें। बाकी आज आपको IAS बनने के लिए कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये देखें, आपको क्लर्क बनने के लिए आपको कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली स्नातक। आपको बैंक मैनेजर बनने के लिए कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं कि आपको MBA होना ही जरूरी है या आपको MCA होना जरूरी है। तो आप देखिए कि बहुत सारे, पहले क्या होता था, हर सेवा के लिए कुछ एक बाध्यता होती थी कि आपके पास ये कम से कम होना जरूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक बहुत बड़ा जो है वो एक सुझाव था कि तमाम सेवा क्षेत्र हैं उनको उपाधि की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाए। उनके लिए किसी विशेष तरह की उपाधि की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें से अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, चाहे वो IAS की सेवा हो, IPS की सेवा हो, IFS की सेवा हो, इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो BTech किया हो, चाहे वो सिंपल BA किया हो, सब IAS बन सकते हैं, सब PCS बन सकते हैं, सब IFS बन सकते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा जो था वो परिवर्तन था, बहुत बड़ा एक भारतीय शिक्षा में एक रिवॉल्यूशन था NP 1986 का। तो ध्यान रखें कि डिग्री आइसोलेशन की जब बात की जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये कई दफा पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो उपाधि अलगाव शब्द है, कभी कभी केवल उपाधि अलगाव शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उपाधि अलगाव शब्द का मतलब आप समझिए क्या है, और उपाधि अलगाव का किससे? सेवा से। तो सेवा से उपाधि अलगाव का मतलब क्या है कि किसी भी विशेष जो है वो सरकारी सेवा के लिए, किसी भी तरह की जो निजी सेवा के लिए किसी विशेष उपाधि की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि किसी विशेष सेवा क्षेत्र के लिए जो उपाधि की अनिवार्यता है की समाप्ति है, या जो उसका जो एक पृथक्करण है, वो सभी सेवा क्षेत्रों में नहीं है। आज भी बहुत सारी सेवा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उपाधि का होना आवश्यक है। जैसे कि भाई आपको अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS होना ही चाहिए। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास टीचर एजुकेशन की किसी प्रोफेशनल डिग्री का होना आवश्यक है, चाहे वो BEd हो, BTC हो। आप कितना भी अच्छा आपके पास पढ़ाने का ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास BEd नहीं है, आपके पास BT नहीं है, तो आप क्या और जो है आधिकारिक रूप से ऑफिशियली और एक रिकॉग्नाइज्ड टीचर बन सकते? नहीं बन सकते। आप कितना भी अच्छा अपने मरीजों का इलाज कर ले रहे हो, लेकिन आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आप झोला छाप डॉक्टर ही कहलाएंगे और आपको खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पर भाई आपको इंजीनियर बनना है तो आपके पास BTech या BE की डिग्री होना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे सेवा क्षेत्र हैं जहां पर उपाधि की अनिवार्यता अभी भी है, लेकिन बहुत सारे जो सरकारी क्षेत्र हैं और निजी क्षेत्र हैं वहां पर उपाधि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो डिग्री आइसोलेशन समझ में आया, ये बहुत बड़ा एक जो था वो बदलाव था। इसके बाद एक चर्चा और हम लोग कर लेते हैं आज, बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रण की बात करते हैं।
अभी हम लोगों ने डिग्री आइसोलेशन की बात कर रहे थे और उस डिग्री आइसोलेशन में हमने कहा था कि जो भारत की जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं, आईपीएस, आईएएस, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस और ऑल इंडिया फॉरेन सर्विस। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये भारत की 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक बहुत बड़ा जो सुझाव था वो ये था कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा जो है वो एक पद सृजित किया जाए। अर्थात उनका कहना था कि जैसे हम ये जो 3 सेवाएं हैं भारत में, सबसे आईएएस है, फिर उसके नीचे आईपीएस है, फिर उसके नीचे आईएफएस है, तो उन्होंने कहा कि आईईएस यानी ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस या अखिल भारतीय शिक्षा सेवा भी बनाई जाए, जहां पर चूंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो तकनीकी शैक्षिक संस्थान होते हैं या तमाम जो नोडल एजेंसीज होती हैं या जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं या जो कमिश्नर होते हैं, तमाम जो शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं वो आईएएस ही बनते हैं या आईएएस ही होते हैं। और अब तो सरकार ने एक नियम बना दिया है कि चाहे वो सीबीएसई का डायरेक्टर हो, चाहे एनसीटी का डायरेक्टर हो, एनसीईआरटी का डायरेक्टर हो, ये सारे लोग आईएएस ही अपॉइंट किए जाएंगे, किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं। तो चूंकि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होती है, तो उन्होंने कहा कि एक शिक्षा से संबंधित, जैसे इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में आईएएस का जो है वो प्रचलन है, वहां पर जो है अखिल भारतीय जो है वो शिक्षा सेवा, चूंकि वहां पर इंग्लैंड है तो वहां पर जिस तरह से भारत में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनते हैं उस तरह से वहां आईएएस भी बनते हैं। तो जिसको हम यहाँ पर ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, तो अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, जैसे अखिल भारतीय पुलिस सेवा है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है, अखिल भारतीय जो है विदेश सेवा है, तो उसी तरह अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का भी रिकमेंडेशन किया था। लेकिन आज तक ये रिकमेंडेशन जो है वो मानी अभी स्वीकार नहीं की गई है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा सुझाव था, लेकिन तब से लेकर के आज तक की जो भारतीय जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस दिशा में कोई प्रावधान नहीं किया। और अभी भी शिक्षा को जो संचालन है, शिक्षा की का जो निर्धारण है वो आईएएस के हाथों में सौंपा गया है, क्योंकि शिक्षा सेवा के लिए किसी तरह की कोई विशेष अधिकारी या कोई विशेष तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फ्रेम करने का या उनको बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो इस बात को ध्यान में यहाँ पर आपको रखना है। जब हम डिग्री आइसोलेशन की बात करें तो एक पार्ट के रूप में आप इसको भी नोट कर लेंगे कि एनपी 1986 ने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का भी सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक वो माना नहीं गया है। शायद आगे हमको ये चीज देखने को मिले कि भारत में जो ये 3 तक जो है सेवाएं हैं, इसके अलावा ये 4थी सेवा भी यहाँ पर जुड़ जाए। खैर, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, विकेंद्रण के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर विकेंद्रण का मतलब है प्रोवाइड ऑटोमेशन, टू इंस्टीट्यूशंस, यानी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनको स्वायत्तता देना, उनके अधिकारों को जो है उनको फ्री करना, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना। तो एजुकेशन का जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर हुआ। ये कई बार पूछा जाता, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत में शिक्षा के विकेंद्रण की सर्वप्रथम पहल किसने की, तो वो थी हंटर कमीशन ने। तो बस ध्यान रखने कि फर्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फर्स्टली introduced by Hunter Commission 1882 in India।
बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में अगर बात की जाए तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सरकारों को जो है, संस्थाओं को नियम कानून बनाने, परीक्षा कराने, तमाम तरह के निर्णय लेने की जो है स्वतंत्रता, यानी सरकारी जो नियंत्रण है उसको कम करने से, विकेंद्रीकरण का मतलब है सरकारी नियंत्रण को कम करना, अर्थात उनको स्वतंत्रता या उनको स्वायत्तता प्रदान करना। लेकिन भारत में शैक्षिक संस्थाओं को या भारत में शिक्षा के विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई या उसके बारे में जो सबसे पहला सुझाव था वो हंटर आयोग ने दिया था 1882 का। तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि आधुनिक भारत में अगर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है तो वो शुरू होती है एनपी 1986 की सिफारिश पर। लेकिन भारत में पहली दफा जब डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है वो हंटर कमीशन 1982 के द्वारा किया जाता है। तो ये दो बातें हैं। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अभी भी बहुत कुछ समझना और जानना रह गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, लेकिन उसको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कई स्टूडेंट्स का सुझाव था कि सर आप क्वेश्चन नहीं पूछते, तो क्वेश्चंस हम रेगुलर पूछते हैं और लास्ट के 2 वीडियोस में ऐसा नहीं हो paया था। तो आज हमारा जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। 2 प्रश्न ये है कि भारत में जो SUPW का कॉन्सेप्ट है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW का कॉन्सेप्ट है, उसको किसने प्रपोज्ड किया या उसके फाउंडर कौन है? SUPW कॉन्सेप्ट का प्रपोजल किसने दिया, किस कमीशन या किस कमेटी ने दिया? और दूसरा प्रश्न है कि भारत में जो इंस्पेक्शन या जो निरीक्षण, शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण करने की जो सिफारिश थी वो सर्वप्रथम किस कमीशन या किस आयोग ने दी है? तो 2 आज हमारे सवाल हैं। पहला सवाल है SUPW का कॉन्सेप्ट किस कमीशन या कमेटी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया या रिकमेंड किया गया? और दूसरा, इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंस्पेक्शन की अवधारणा किस कमीशन या कमेटी द्वारा प्रपोज्ड या रिकमेंड की गई? तो इन 2 सवालों के जवाब आपको देने हैं और कोशिश करिएगा। इनकी चर्चा हम लोग पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, तो आप आई होप कि बहुत इजीली इन 2 क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग बाकी जो रिमेनिंग कंटेंट है एनपी 1986 का उसके साथ लेकर के हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।